गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम शुरू करने जा रहे हैं आज दूसरे चैप्टर की पहली क्लास, टैक्स रेट। पहले हमने बेसिक कंसेप्ट किया था और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टैक्स रेट। लास्ट क्लास में ही आपको ध्यान होगा, आखिरी लेक्चर में ही आपको ध्यान होगा, टैक्स रेट के हमने डिस्कस कर लिया था कि टैक्स में दो हमारे पास ग्रुप है। एक, लास्ट क्लास आपको ध्यान हो, रिवीजन किया हो तो आपने रिवीजन किया नहीं किया? पहली क्लास में क्या रिवीजन करना? ऐसा लगता है पहली क्लास में क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट है और वो तो आपको वैसे भी आता था। सही है बात, इसमें कोई गलत बात नहीं है, फिर भी आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर रिवीजन करना चाहिए था। अगर किया तो बहुत अच्छा है और अगर नहीं किया है तो करना चाहिए। ठीक है, आज जरूर कीजिएगा, बहुत कुछ आज आप सीखेंगे और उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। टैक्स रेट में आपको मैंने लास्ट क्लास में यानी कल बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं टैक्स इंपोज करने के और वो दोनों तरीके अप्लाई किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति पर। एक होता है इनकम बेस्ड, एक होता है इनकम बेस्ड टैक्स रेट। ये इनकम बेस्ड टैक्स रेट की खास बात यह है कि ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट होता है। यानी आपको जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सोर्स हमारा क्या है, सोर्स वापस लेकर चलता हूं लास्ट क्लास पे। लास्ट क्लास में आपको मैंने यहां पर बताया था सबसे पहले कि हमारे पास सोर्स जो है वो क्या है। तो सोर्स नंबर 1 जो आपको दिख रहा है इनकम टैक्स एक्ट, यहां पर होता है इनकम बेस्ड टैक्स रेट। किस इनकम पर? जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक मनी है तो उस पर 60% टैक्स रेट है, लॉटरी इनकम पर 30% टैक्स रेट है, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है तो 20% टैक्स रेट है, या और भी अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। ये सारी बातें इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई हैं। और दूसरे नंबर पर जो आता है एसएससी बेस्ड, वो फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है। ये एसएससी बेस्ड है, एसएससी वाइज टैक्स रेट या एसएससी बेस्ड टैक्स रेट। तो आप जरा समझिए, दो अलग अलग सोर्स यूज हो रहा है, एक इनकम बेस्ड है एक एसएससी बेस्ड है, दो अलग अलग सोर्स यूज हो रहा है। एक इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है और एक फाइनेंस एक्ट में लिखा है। ठीक है, आ जाते हैं पॉइंट पर। तो एक है इनकम बेस्ड और एक है एसएससी बेस्ड। एसएससी बेस्ड टैक्स रेट आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। इनकम बेस्ड टैक्स रेट उस इनकम पर लगाई जाती है, या यूं कहें कि जिस इनकम पर लगाई जाती है उसको हम स्पेशल इनकम की कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम कहते हैं स्पेशल इनकम। तो स्पेशल इनकम पर हमारे पास टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट से उठाया जाता है और एसएससी वाइज्ड जो है वो हम नॉर्मल इनकम पर लगाते हैं। अब ये नॉर्मल इनकम कौन सी इनकम होती है ऐसा मत कहिएगा, नॉर्मल इनकम तो हमारे पास बची हुई इनकम है। इसका मतलब जो हमारे 5 हेड्स की इनकम है, उस 5 हेड्स की इनकम में अगर मैं सबसे पहले नंबर पर लूं सैलरी, तो वो स्पेशल इनकम नहीं है। दूसरे नंबर पर लूं हाउस प्रॉपर्टी, तो वो स्पेशल इनकम नहीं है। तीसरे नंबर पर लूं पीजीबीपी बिजनेस प्रोफेशन, तो वो स्पेशल इनकम में नहीं है। हालांकि बिजनेस प्रोफेशन की एक दो इनकम ऐसी हैं जो आगे चलकर आपको देखने को मिलेंगी स्पेशल इनकम में है, लेकिन इस इनिशियल स्टेज पर आप मानिए कि इसमें सारी नॉर्मल इनकम आती है। जब स्पेशल आएगी तो आपको मैं बता दूंगा कि मैं बात कर रहा था उस समय, अभी आप इसे नॉर्मल मानकर चलिएगा। कैपिटल गेन में कई प्रकार की इनकम होती है,
जिसको ब्रॉडली दो रेंज में माना गया है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। फिर लॉन्ग टर्म की भी वेराइटी है और शॉर्ट टर्म की भी वेराइटी है। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें कुछ नॉर्मल इनकम भी है और कुछ स्पेशल इनकम भी है, दोनों है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सारी इनकम स्पेशल है। कैपिटल गेन में कुछ नॉर्मल इनकम भी है। अदर सोर्सेज का भी यही कहना है, इसमें भी कई वैरायटी हैं जिसमें कुछ नॉर्मल इनकम है और कुछ स्पेशल इनकम है। तो ये जो दो जगह पर आपको स्पेशल इनकम दिख रहा है, ये स्पेशल इनकम टैक्स एक्ट के बताए गए सेक्शन में जो रेट है उसको अप्लाई करके कैलकुलेट करना है इस पर टैक्स। और इसके अलावा जो नॉर्मल इनकम बच जाएगी उस पर हमें फाइनेंस एक्ट से लेकर चलना है, फाइनेंस एक्ट से। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हमने पढ़ लिया, आप जरा ध्यान से देखिए। 5 हेड्स की इनकम को आपने जोड़ दिया, वो जीटीआई कहलाया। डिडक्शंस आपने घटा दिया, वो टीटीआई कहलाया। हालांकि मैंने बहुत सारी बातें नहीं बोली। एग्जम्पशन तो आपको पता है, एग्जम्पशन लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 5 हेड्स की इनकम निकालते समय एग्जम्पशन अप्लाई होता है। फिर 5 हेड्स की इनकम जब आप जोड़ रहे होते हैं तो क्लबिंग और सेट ऑफ को यूज करते हैं, उसके बाद वो जीटीआई बन जाता है। जीटीआई में डिडक्शन लेस करते हैं तो टीटीआई बनता है। टीटीआई से हमेशा आपको ये दो चीजें अलग करनी है, ध्यान रखिएगा। टोटल टैक्सेबल इनकम से ही ये दो चीजें आपको अलग करनी है, एक स्पेशल इनकम और दूसरा नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम आप पहले नहीं चुनेंगे, स्पेशल इनकम ही पहले चुनेंगे। ध्यान रखना, ये सब जो मैं बेस तैयार कर रहा हूं, आप कहेंगे कि ये हमारे सिलेबस का कौन सा हिस्सा है। आपके सिलेबस का जो सबसे मुख्य पार्ट है, सबसे मेजर हिस्सा है, वो है असेसमेंट या टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी। ये सबसे मेजर पार्ट है जिसमें 40% से ज्यादा मार्क्स कवर्ड होते हैं। का रीजन है, कंपनी भी वहीं आ जाएगा, नॉन रेजिडेंट भी वहीं आ जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी वहीं आ जाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट भी वहीं आ जाएगा, और दूसरी एंटिटी जैसे इन्वेस्टमेंट फंड है और भी बहुत सारे एंटिटी हैं, वो सब वहीं आ जाएंगे। तो बहुत मेजर हिस्सा कवर करते हैं। उस मेजर हिस्सा में आप वेरियस एंटिटी की जब टैक्सेबिलिटी देख रहे हो तो आपको टैक्स रेट तो पता होना ही चाहिए, डिडक्शंस, सेट ऑफ, क्लबिंग, एग्जम्पशंस, ये सब पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे, वो हम तैयारी कर रहे हैं टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी की। तो टैक्स रेट जब आप निकालोगे कभी भी, ये बहुत लंबे आगे जाकर आपको टैक्स रेट अभी तो मिलेगा ही थोड़ा बहुत एग्जाम्पल में, लेकिन जो मेन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनेंगे उसमें समय है। वहां पर जब आप पहुंचोगे तो ध्यान रखिएगा कि टीटीआई से पहले स्पेशल अलग करना है आपको, और स्पेशल अलग करने के बाद जो बच जाएगा वो हमारे नॉर्मल इनकम कहलाएगी। स्पेशल इनकम पर आपको जो टैक्स रेट मैं बताऊंगा वो लगाना है, नॉर्मल इनकम पर फाइनेंस एक्ट से लगाना है। फाइनेंस एक्ट जो मैंने आपको कहा था, फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के थर्ड पार्ट के लिए हमारे जरूरत होती है। लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था कि थर्ड पार्ट में ये रेट दिया हुआ है, वो टैक्स रेट दिया हुआ है, वो टैक्स रेट नॉर्मल इनकम के लिए। शुरुआत कर रहा हूं मैं नॉर्मल इनकम पर क्या टैक्स रेट है। इंडिविजुअल और एचयूएफ पर स्लैब रेट है, इंडिविजुअल और एचयूएफ पर स्लैब रेट है। लेकिन एक नई चीज ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बात कर रहे हैं, बार बार मैं रिपीट करूंगा, हम नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, स्पेशल पर नहीं लगा रहे। स्पेशल पर अलग ही लगेगा। नॉर्मल इनकम पर जब हम टैक्स लगा रहे हैं तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए फाइनेंस एक्ट में स्लैब रेट दिया हुआ है, स्लैब रेट। तो वो जो स्लैब रेट मेंशन है वो अभी हम पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उनको यह भी कहा गया है, उनको यह भी कहा गया है कि आपके पास एक नया स्लैब का ऑप्शन मिलेगा सेक्शन 115 BAC में। सेक्शन 115 BAC में आपको नया स्लैब रेट मिलेगा। आप चाहें तो वो ले लें, चाहें तो फाइनेंस एक्ट वाला ले लें। इसका मतलब कमाल हो गया, अभी जो हम बात कर रहे थे खुद ही उसके अपवाद में आ गए, एक्सेप्शन में आ गए। अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स रेट लगेगा वो फाइनेंस एक्ट से लगेगा, लेकिन अचानक अब हम बोलने लग गए कि नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स रेट लगेगा इंडिविजुअल एचयूएफ का, वो फाइनेंस एक्ट से लगेगा। दैट इज ओके। लेकिन हम उनको ऑप्शन भी दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन हमने डाला है 115 BAC, वहां पर भी स्लैब रेट है, आपको जो बेनिफिशियल लगे वो ले लीजिए।
बड़ा सिंपल है, टैक्स रेट जो फाइनेंस एक्ट में है वो ज्यादा है, जो 115 BAC में टैक्स स्लैब रेट है वो कम है। लेकिन 115 BAC जब हम आज पढ़ेंगे, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो 115 BAC जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो टैक्स रेट तो कम है लेकिन बहुत सारे बेनिफिट्स आपके छीन लिए जाते हैं। अगर आपको 115 BAC चाहिए तो मे बी आपके लिए 115 BAC बेनिफिशियल हो, मे बी फाइनेंस एक्ट बेनिफिशियल हो, जो भी आपको ठीक लगे वो ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके मन में अगर और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या ये हम एवरी ईयर ऑप्ट कर सकते हैं, इसको कैसे ऑप्ट किया जाता है, ये सब बातें जब हम 115 BAC पढ़ेंगे तो कर लेंगे। अगले नंबर पर आते हैं AOP BOI। AOP BOI वैसे तो नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट लगना चाहिए, नॉर्मल इनकम पर फाइनेंस एक्ट ही अप्लाई होना चाहिए, लेकिन यह भी एक अपवाद में बन जाता है कि AOP BOI के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में ही एक सेक्शन इंसर्ट कर रखा है 167B। 167B इनकम टैक्स में इंसर्ट कर रखा है जो डायरेक्शन देता है AOP के ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा, वो डायरेक्शन देता है। और क्या है उसका डायरेक्शन, वहां पर 5 कैटेगरी है AOP की। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको आप सिंपल भाषा में जॉइंट वेंचर बोल सकते हैं। जॉइंट वेंचर जो टेम्पररी अरेंज किया जाता है, टेम्पररी ग्रुपिंग होती है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए, वो AOP होता है। AOP BOI का फर्क आपने इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है तो अभी मैं बता देता हूं। BOI में सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और AOP में इंडिविजुअल है, कंपनी जुड़ सकती है, फर्म जुड़ सकता है। तो BOI यानी बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल सिर्फ, और AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इंडिविजुअल के अलावा भी आ सकते हैं। हमारे लिए सेक्शन 167B में AOP और BOI की कैटेगरी अलग अलग नहीं रखी गई है, चाहे वो BOI हो या AOP हो। 4 कैटेगरी बनाई गई है जिसमें टैक्स रेट लगाया जाता है 167B के अकॉर्डिंग। 167B में क्या है सर टैक्स रेट, हम AOP के असेसमेंट में पढ़ेंगे, लेकिन जो 5वीं कैटेगरी है जिसमें मैंने अदर लिख दिया है, जो 5वीं कैटेगरी है जिसमें शर्त है कि सभी मेंबर्स इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए और किसी भी मेंबर की टोटल टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, आप जानते होंगे मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है एक लिमिट जहां तक आप टैक्स नहीं देते, 2.5 लाख रुपए है, 60 साल की उम्र है तो 3 लाख रुपए है, 80 साल की उम्र है तो 5 लाख रुपए है, इसको MEL कहते हैं, लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको। तो MEL से ज्यादा ना हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो AOP है या BOI, उनकी कैटेगरी बनाई गई है, ये कैटेगरी 167B में बनाई गई है। 4 टाइप के जो AOP हैं उसका टैक्स रेट 167B के अकॉर्डिंग होगा। 167B आप बार बार क्यों बोल रहे हो, बता दो ना क्या होगा। बता दूं, उसमें 30% भी है, 40% भी है और अलग रेट भी है। तो ये डिस्कशन AOP में करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम भारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर है MMR, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, तो इसका प्रयोग अभी, भारी शब्द का प्रयोग हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक कैटेगरी अलग है जिसके लिए, 1 टाइप, जिसके लिए कंडीशन है कि AOP BOI के सभी मेंबर इंडिविजुअल HUF हो और किसी भी मेंबर की पर्सनल आमदनी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा ना हो। अगर इतनी शर्तें पूरी हो गई तो इस AOP का जो टैक्स रेट होगा वो स्लैब रेट लगेगा फाइनेंस एक्ट से, स्लैब रेट लगेगा फाइनेंस एक्ट से। तो जब मैं आपको फाइनेंस एक्ट का स्लैब रेट बताऊंगा तो वहां पर स्लैब रेट जो आपने देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है, वहां पर आपको ऐसा लिखा मिलेगा इंडिविजुअल और HUF के लिए, साथ में सर्टेन AOP BOI के लिए। तो जब आप पढ़ोगे तो बार बार आपको ये पढ़ने को मिलेगा, फाइनेंस एक्ट भी आप पढ़ोगे, फाइनेंस एक्ट आप पढ़ोगे, आपके मेन बुक में जो इंटरप्रिटेशन वाला, मेन बुक नहीं, जो इंटरप्रिटेशन वाला बुक है उसमें दिया हुआ है मैंने, फाइनेंस एक्ट में लिखा होगा इंडिविजुअल HUF कॉमा सर्टेन AOP BOI। तो वो जो सर्टेन AOP BOI है, आपके मन में दुविधा ना हो इसलिए मैंने अभी डिस्कस कर दिया
कि वो सर्टेन एओपी बीओआई ये है जहां पर सारे मेंबर उसके इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं, कंपनी नहीं होता, फॉर्म नहीं होता, इंडिविजुअल एचयूएफ होते हैं, और किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख अकॉर्डिंगली जिस पर जो अप्लीकेबल है से ज्यादा ना हो, ऐसे पर हम फाइनेंस एक्ट से टैक्स रेट इंपोज करते हैं। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मल इनकम, इंडिविजुअल एचयूएफ का स्लैब, कौन सा स्लैब है अभी हम देखेंगे, एओपी बीओआई का हमने डिस्कशन किया। लेकिन आप अगर याद ना रख पाओ एओपी बीओआई तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एओपी बीओआई के चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहा हूं जिसमें हमें सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ उठाना है और एक आध एग्जांपल में कंपनी उठाएंगे बस। बाकी सब के सभी कैटेगरी के लिए हम लेकर चलेंगे आपको पर्टिकुलर चैप्टर में, वहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट, डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट 30% भी है और 25% भी है। यहां तक कि कुछ सेक्शन डोमेस्टिक कंपनी को खास दिए गए हैं जो फाइनेंस एक्ट से अलग से दिए गए हैं, जिसमें टैक्स रेट 25 है, 22 है, 15 है, और ये ऑप्शनल है किसी भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए कि वो चाहे तो ये वाला टैक्स रेट ले सकता है। 25%, 22%, 15%, ये सब हमें सिर्फ देखना है, सुनना है, न समझना है, न रटना है, क्योंकि जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में हमें पढ़ना है। अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है, अभी के लिए सिर्फ ये याद रखना है, क्या डोमेस्टिक कंपनी के प्रीवियस ईयर 2021 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 25%, उस पर टैक्स रेट लगेगा 25%। और अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर टैक्स रेट लगेगा 30%। 400 करोड़ से ज्यादा है तो टैक्स रेट लगेगा 30%। क्या मतलब है इसका सर, जरा समझाइए। देखिएगा, हम डिस्कशन कर रहे हैं 22-23 प्रीवियस ईयर के और असेसमेंट ईयर 23-24। इक्कीस 20। अब यहां पर क्या कहा गया है? 20-21 में कहा गया है, उसे छोड़ दीजिए। जब टैक्स रेट कंपनी का लगाया जा रहा था, जब कंपनी का टैक्स रेट तय किया जा रहा था, तो कंपनी के टैक्स रेट में सरकार ने तय किया कि जो छोटी कंपनी है उस पर हम 25% टैक्स रेट लेंगे और जो बड़ी कंपनी है उस पर हम 30% टैक्स रेट। छोटी कंपनी पर 25 और बड़ी कंपनी पर 30% टैक्स रेट। अब छोटी कंपनी निर्धारित कैसे होगी? तो बजट जब पेश किया जाता है, उस समय जो प्रीवियस ईयर गुजर चुका है, पूरा सुनिएगा, बजट जब पेश किया जाता है उस समय जो प्रीवियस ईयर गुजर चुका है उसके टर्नओवर के आधार पर बड़ी और छोटी कंपनी हम डिसाइड करते हैं। अब जरा बताइए, हमें प्रीवियस ईयर 22-23 या असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स रेट निर्धारित करना है, तो यह निर्धारण कौन से बजट में होगा? बता सकते हैं आप कौन से बजट में होगा? बजट आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बजट 2022 कब आएगा? 1 फरवरी 2022 को। अब मुझे बताइए, 1 फरवरी 2022 को जो बजट आएगा उस समय कौन सा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो चुका है रिसेंटली? बीस 21। अग्री और नॉट? आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बताइए, आप इस बात से अग्री हैं या नहीं? समझ आया या नहीं? तो हमें कौन से प्रीवियस ईयर को टारगेट लेकर चलना पड़ेगा? 20-21। ठीक है, 20-21 को टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। तो यहां पर आप अगर देखें तो यहां पर मेंशन है प्रीवियस ईयर 20-21 में अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक है कंपनी का,
तो टैक्स रेट 25% है, अदरवाइज टैक्स रेट 30% है। मुझे आप बता सकते हैं नेक्स्ट ईयर जब कोई पढ़ रहा होगा बच्चा, जब वो बजट 2023 पढ़ रहा होगा, जब सरकार बजट 2023 पेश कर रही होगी, बस अब पेश होने ही वाला है कुछ समय में, कुछ महीने, 1-2 महीने बच गए हैं, तो जब बजट पेश किया जाएगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर क्या लिखा होगा। वहां पर लिखा होगा अब कि प्रीवियस ईयर 21-22 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो टैक्स रेट 25% लगेगा। ये बात हर साल एक साल बढ़ाएंगे। तो कब कब 20-21 क्यों यूज किया गया वो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आइए, विदेशी कंपनी पे टैक्स रेट है 40%। यहां पर आपको क्या खास बात समझना है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। फाइनल में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। हर कोई जानता है कि विदेशी कंपनी पर ज्यादा टैक्स रेट है और वो 40% टैक्स रेट है। ये कोई गजब की चीज आपने नहीं पढ़ ली। गजब की चीज क्या है, ब्रैकेट में लिखा है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। क्या है गजब की चीज, जब आप इंटरनेशनल टैक्सेशन शुरू करोगे तो सबसे पहले वो जो चैप्टर होगा वो पढ़ाया जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा वही रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आप पढ़ोगे कि विदेशी कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका परमानेंट जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, अगर परमानेंट स्टैब्लिशमेंट को लेकर आधारित किया जाता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर वो इंडिया में है तो विदेशी कंपनी को भी हम रेजिडेंट बना देते हैं। अब एग्जाम में कंफ्यूजन क्या आता है बच्चों को कि अगर एक विदेशी कंपनी रेजिडेंट बन गई है तो क्या डोमेस्टिक कंपनी वाला टैक्स रेट 30% अप्लाई किया जाए या विदेशी कंपनी का टैक्स रेट 40 जो था वही रहेगा चाहे वो रेजिडेंट क्यों ना बन जाए। जवाब अब आप समझ गए होंगे क्या है जवाब, बताइए। 40% ही अप्लाई होगा। क्लियर है? तो ये खास बात है जो आपको याद रखना है हमेशा। फिर आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी, इस पर 30% टैक्स रेट होता है। पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी पर 30% टैक्स रेट होता है। लोकल अथॉरिटी की ऑल्दो इनकम, लोकल अथॉरिटी की वैसे तो 99% इनकम एग्जम्प्ट होती है, जो हम एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब लोकल अथॉरिटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप अपने सिलेबस उठा के देखिए। टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटी में लोकल अथॉरिटी भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, पार्टनरशिप फॉर्म भी है, एलएलपी भी है, सब कोई है। तो लोकल अथॉरिटी वैसे तो 99% इनकम एग्जम्प्ट होती है, लोकल अथॉरिटी की 99% इनकम एग्जम्प्ट होती है। लेकिन जब टैक्सेबिलिटी आती है, 1% सही, टैक्सेबिलिटी कभी तो आएगी। जब टैक्सेबिलिटी आती है तो टैक्स रेट होता है 30%। टैक्स रेट होता है 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं। आपको मैं गलती करवा के दिखा देता हूं, आप सब पार्टिसिपेट बस करना, जल्दी से टाइप करना, जल्दी। लेट करोगे तब तो गलती नहीं होगी, जल्दी से टाइप करना। बताओ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, बताओ, जल्दी टाइप करो। लेट किया तो फिर सही बोल दोगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी तुम्हारे सामने है यहां पर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट ये रहा, इसे देखकर बताना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट आपको दिख रहा है ना, इसे देखकर बताना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या है। चलिए ठीक है, टीचर गलत होता है तो अच्छा लगता है उसे, अगर स्टूडेंट ज्यादा अच्छा करे तो खुशी तो मिलती है, यानी हार के भी खुशी मिलती है। तो मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब है। यहां गलती क्या हो जाती है, गलती हो जाती है कि 10,000 हम बोल देते हैं, ये गलती हो जाती है हड़बड़ी में, क्योंकि दिखता है अप टू 10,000,
जैसे इंडिविजुअल में दिखा अप टू 2.5 लाख, तो वैसे ही दिखा अप टू 10,000। लेकिन दोस्त यहां पर अप टू 10,000 जीरो नहीं है, 10% है। इसका मतलब चाहे 10,000 इनकम हो, 3,000 इनकम हो, 2,000 इनकम हो, 1,000 इनकम हो, 500 इनकम हो, टैक्स रेट 10% है। 10,000 से ऊपर जितनी इनकम है 20,000 तक उस पर 20% है, और 20,000 से ऊपर जितनी इनकम है 30% टैक्स रेट। ठीक है, कोई एग्जाम्पल हम नहीं ले रहे, आप जस्ट बता दीजिए कि अगर 40,000 रुपए इनकम है तो बेसिक टैक्स कितना होगा। जस्ट आंसर कीजिए कैलकुलेटर पर, ताकि मुझे लगे कि आप समझ गए। 40,000 इनकम है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्सेबल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम 40,000 है। वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की भी 99% इनकम एग्जम्प्ट है या डिडक्शन में मिल जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर भी अगर 40,000 टैक्सेबल बन गया तो बेसिक टैक्स, सरचार्ज, हेल्थ, एजुकेशन से हम डिस्कस नहीं कर रहे, बेसिक टैक्स कितना लगेगा। मेरे हिसाब से मैं भी तो निकाल लूं, 20,000 30% प्लस, करेक्ट आंसर है, चलिए निकाल लिया आपने, 9,000 रुपए करेक्ट आंसर है। क्या आप सबका आ रहा है, आप चेक कर लो एक बार तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, 9,000 आएगा, देखिए कैसे, 10,000 तक 10% है तो 1,000 आ गया। और यहां पर कितनी इनकम आपको दिख रही है, इस रेंज में कितनी इनकम दिख रही है आपको, 10,000 से 20,000 कितनी इनकम दिख रही है, 10,000। इस 10,000 पर 20% टैक्स रेट है तो 2,000 हो गया। और 20,000 से जितनी ऊपर है, हमने 40,000 चुना था तो 20,000 हमारे पास इनकम आ गई। इस 20,000 पर 30% आ गया 6,000, तो 6, 2, 8 और एक 9,000 रुपए हमारा बेसिक टैक्स। गेट इट पॉइंट? ओके, यहां पर ब्रीफिंग कर रहा हूं, जस्ट ब्रीफिंग कर रहा हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी जैसे इंडिविजुअल को ऑप्शन दिया गया था, इंडिविजुअल को ऑप्शन दिया गया था कि आप फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब रेट त्याग कर 115 बीएसी 115 बीएसी वाला टैक्स रेट ऑप्ट करो, है ना। वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ऑप्शन दिया जाता है बीएडी में कि आप ये स्लैब रेट जो 10,000 वगैरह वगैरह है, ये सब त्याग कर सीधा 22% का आप टैक्स रेट एक्सेप्ट कर लो। ये वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट करती है जिनको डिडक्शंस उस पर्टिकुलर ईयर में नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है किसी वजह से, और मोटी कमाई हो गई है, जिस पर अगर हम 20,000 के ऊपर 30% में गए तो बहुत ज्यादा टैक्स आएगा, तो वो फ्लैट 22% ऑप्ट कर लेती है। ये सारा डिस्कशन हम कब करेंगे, जब हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी नहीं। अभी हमें सिर्फ फिर पढ़ना क्या है, आप इतनी देर से आधे घंटे से पढ़ा रहे हो, हर बार आप कह रहे हो आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, तो अभी क्या पढ़ेंगे सर? अभी हम इंडिविजुअल एचयूएफ को टारगेट करेंगे नॉर्मल इनकम के लिए, और स्पेशल इनकम के लिए सबको टारगेट करेंगे, क्योंकि स्पेशल इनकम तो सभी एसएससी के लिए एक ही टैक्स रेट है। अगर आप ब्लैक मनी कमाते हो तो ब्लैक मनी कोई भी कमा ले, ब्लैक मनी कोई भी कमा ले, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म है या कंपनी है या एओपी है। एओपी है तो ब्लैक मनी अगर कमाएगा तो क्या टैक्स रेट है, 60% टैक्स रेट है। तो जो हम स्पेशल इनकम पढ़ने जा रहे हैं वो तो टैक्स रेट सबके लिए सेम है, विदेशी कंपनी है, इंडियन कंपनी है, कोई भी है, स्पेशल इनकम का टैक्स रेट हम पढ़ेंगे, हमारा ये टारगेट है इस चैप्टर का। और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए हम नॉर्मल इनकम डिस्कस करेंगे। चलिए आ जाइए, इंडिविजुअल एचयूएफ की नॉर्मल इनकम ये रहा इंडिविजुअल एचयूएफ, आप सभी वाकिफ हैं इससे, मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी आपको समझाने की। ये हमारा स्लैब रेट है, एक लिमिट तक टैक्स नहीं है, फिर 5 लाख रुपए तक, उस लिमिट से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, 5 से 10 लाख पर 20 है, और 10 लाख से ऊपर है 30% टैक्स रेट है। ये सब आप जानते हो। ये एमईएल जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं, एमईएल जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूं, वो क्या है? मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये कितना है? अगर आप इंडिविजुअल हैं 60 साल के रेजिडेंट तो 3 लाख, अगर आप इंडिविजुअल हैं 80 साल के रेजिडेंट तो 5 लाख,
और अगर आप अदर इंडिविजुअल हैं, अगर आप अदर इंडिविजुअल हैं या आप एचयूएफ हैं तो 2.5 लाख का टैक्स रेट है। जल्दी से बता दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा कि आपको समझ आ गया ऐसा बोल के, क्योंकि लाइव क्लास में आप सर तो नहीं हिलाएंगे, तो चैट ही एक सहारा है हमारा आपका। तो जल्दी से बताइए, एक नॉन रेजिडेंट 80 साल का है, उसका एमईएल बता दीजिए। 80 साल का नॉन रेजिडेंट है, एमईएल। वेरी गुड। अगर मैं इसे आर बना दूं तो एमईएल, नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट वापस करूं, एक बच्चे ने गलत आंसर किया। अच्छा, आप टेंशन मत लो अपने आंसर का, आपके नाम नहीं लिए जा रहे हैं भाई, अभी आप सीखने बैठे हो, कोई आप इंटरव्यू में थोड़ी ना बैठे हो। होता क्या है कि जब आप फाइनल में आ जाते हो ना, तो अपने आप पता नहीं कहां से एक आपके ऊपर एक कवच आ जाता है, जैसे केचुए, वो क्या कहते हैं उसे, कछुए का कवच नहीं होता, तो आप उस सेल के अंदर छिप जाते, और वो बाहर जो सेल है बहुत मजबूत दीवार जिसमें लिखा होता है फाइनल के स्टूडेंट। तो जो सीखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। सीखता वो है जो गलती करेगा। अभी आप पढ़ने आए, अभी आप सीखने आए, अभी आपको बिल्कुल बिंदास रहना है, बिल्कुल निफिक्र रहना है, पार्टिसिपेट करना है। जी हाँ, हमें तो 5 लग रहा था जी, हमें तो 8 लग रहा था जी। 8 बोलोगे तो बोलूंगा कि भाई उठ जाओ नींद से, 8 का तो कहीं फिगर नहीं है। लेकिन आप 5 अगर बोल रहे हो तो कुछ गलत तो है, लेकिन इतना भी कुछ गलत नहीं है कि आप बोलना ही बंद कर दो। और नाम हम डिस्कशन में नहीं लेंगे, नाम डिस्कशन में नहीं लेंगे, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो नाम की क्या जरूरत है। सही जवाब है, गलत जवाब है, जो भी जवाब है आपके हैं, ठीक है। तो यहां पर एक गलत जवाब आ गया, मैं जरा उनको करेक्ट करना चाहूंगा। यहां पर जो नॉन रेजिडेंट है 80 साल के, उनकी एमईएल 5 लाख नहीं होगी, क्योंकि 5 लाख के लिए यहां पर देखिए शब्द क्या लिखा है, 3 लाख और 5 लाख के बेनिफिट के लिए शब्द लिखा है रेजिडेंट होना जरूरी। तो यानी उम्र से सिर्फ बात नहीं बनेगी, उम्र के साथ रेजिडेंट भी होना पड़ेगा। अब मैं वापस पूछ रहा हूं, जवाब दीजिएगा। अगर नॉन रेजिडेंट 80 साल का है तो 2.5 लाख की एमईएल होनी चाहिए, और अगर रेजिडेंट 80 साल का है तो 5 लाख की लिमिट होनी चाहिए। अगर रेजिडेंट 60 साल का है 3 लाख की लिमिट होनी चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट 60 साल का है तो 2.5 लाख की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। बताइए, एग्जाम में एक ऐसे बेकार से क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे वहां भी गिर जाते हैं। एक एचयूएफ है जिसका कर्ता रेसिडेंट है 80 साल का, इस एचयूएफ की एमईएल क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, 2.5 लाख है, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं कहीं बच्चे इसमें भी लुढ़क जाते हैं कि अरे कर्ता रेसिडेंट है 80 साल का, भाई तो क्या हो गया, हम बात एचयूएफ की कर रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट थोड़ा फास्ट इसलिए बोलता हूं करने, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम में हमने टारगेट लिया है, और स्पीड को तेज नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो अगर आप पार्टिसिपेशन वाला टाइम जल्दी जल्दी करेंगे तो उसमें समय हम बचा सकते हैं, और बिना पार्टिसिपेशन के ये नहीं समझ आएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप समझ रहे हैं, इस सर्कुलर पर खास ध्यान देना जरूरी है। ये सर्कुलर क्या कहता है? ये सर्कुलर कहता है कि बताइए 2022 का वर्ष शुरू कब होता है? फाइनेंशियल ईयर नहीं पूछ रहा हूं मैं, कैलेंडर ईयर पूछ रहा हूं। वर्ष 2022 कब स्टार्ट होगा? वर्ष 2022 कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट 1 जनवरी, बहुत अच्छा आंसर। एंड कब होगा? सर ये सब क्वेश्चन पूछ के टाइम क्यों खराब कर रहे हो? ये लो सर, 31 दिसंबर। बकवास क्वेश्चन है सर, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इस चक्कर में लोग।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था इस पे। एंड को काट के अगर मैं लिखूं कंप्लीटेड, तो क्या कुछ गलत लिख रहा हूं मैं? नो। एंड यानी कंप्लीटेड, यानी 2022 कब कंप्लीट हो रहा है? 31 दिसंबर को। जल्दी से बताइए, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्टार्ट कब होगा? सर 1 अप्रैल। और कंप्लीट कब होगा? सर 31 मार्च। तो आप मुझे जल्दी से बताइए, एक आदमी पैदा होता है, डेट ऑफ बर्थ है उसका 1 अप्रैल 19 को पैदा होता है। तो बताइए मुझे, वो 1 साल का कब होगा? ऐसा कहिए, 1 साल पूरे कब होंगे? एक साल पूरे कब होंगे? अभी आपने जो आंसर किया था उसी आधार पर आंसर करिएगा। 1 अप्रैल 19 को पैदा हुआ है, माना कि उसे जन्मदिन 1 अप्रैल को ही मनाना पड़ेगा, माना कि जन्मदिन वो 1 अप्रैल को ही मनाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 1 साल उसके पूरे कब होंगे, तो आंसर है 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। अब यहां पर जो आप पढ़ते हो कि उसका 60 साल उम्र होना चाहिए या 80 साल उम्र होना चाहिए, ये कब होना चाहिए? ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम। यानी प्रीवियस ईयर के किसी भी समय अगर 60 साल का कोई हो गया तो 3 लाख, और 80 साल का कोई हो गया तो 5 लाख की लिमिट लगानी है अगर वो रेजिडेंट है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसके बाद सीबीडीटी ने सर्कुलर निकालकर उसे क्लैरिफाई कर दिया कि दोस्तों जो 1 अप्रैल को पैदा होते हैं उसका वर्ष 31 मार्च को ही पूरा हो जाएगा। तो अगर कोई 1 अप्रैल 1900, एग्जाम्पल में सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कौन सा है? बी वाला, ये वाला लीजिए। अगर मिस्टर बी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, 1 मिनट कहां गया, हाँ ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, चलिए ये मिस्टर ए ले लीजिए। मिस्टर ए ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 21/4/1962। तो जब मैं 21/4/1962 ले रहा हूं, 21 अप्रैल 1962 ले रहा हूं, तो उनका जो 60 साल पूरा होगा वो 21 अप्रैल 20 अप्रैल 2022 को पूरा हो जाएगा। हमारे रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में उनका 60 साल पूरा हो गया, इसलिए उनके ऊपर 3 लाख की लिमिट लगेगी। भाई साहब के बारे में सोचेंगे तो भाई साहब का जो 60 साल पूरा होगा वो होगा 30 मार्च 2023 को। 60 साल पूरा होगा 30 मार्च 2023 को, एक दिन पहले। मिस्टर सी की बात करेंगे तो 19 अप्रैल 2023 को। ये देखिए 19 अप्रैल 2023 असेसमेंट ईयर में आया। तो जो असेसमेंट ईयर में आएगा ना, उनके लिए तो हम 60 साल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका 60 साल असेसमेंट ईयर में पूरा हो रहा है। प्रीवियस ईयर में अगर पूरा होता तो 3 लाख की लिमिट इनको हम देते। तो मिस्टर सी की लिमिट 2.5 लाख रहेगी, मिस्टर ए की लिमिट 3 लाख हो जाएगी, मिस्टर बी की 3 लाख हो जाएगी। अब प्रश्न है मिस्टर डी, ध्यान से देखिए, यही हमारा मुद्दा है। मिस्टर डी 1 अप्रैल 1963 को पैदा हुए हैं। तो मिस्टर डी के लिए जो 60 साल पूरे होंगे वो पूरे होंगे 31 मार्च 2023। क्या ये हमारे प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन है?
यहां से एरो आना चाहिए। क्या हमारे प्रीवियस ईयर का ये अंतिम दिन है? यस। क्या प्रीवियस ईयर के अंतिम दिन ही सही इनका 60 साल पूरा हो गया? यस। इसलिए इनकी लिमिट 3 लाख लगाई जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला कैसे पहुंच गया? और बाद में सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में क्लैरिफाई कर दिया। और सर ये सब कौन है जो 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं? 1 अप्रैल को कोई पैदा होता है भाई? हो सकता है पैदा, भाई पैदा तो कोई कभी भी हो सकता है ना। 1 अप्रैल क्या, 29 फरवरी को लोग पैदा हो जाते हैं, 4-4 साल बाद जन्मदिन मनाते हैं। तो 1 अप्रैल को पैदा होना जेन्युइन सी बात है। लेकिन यहां पर बात कुछ और थी, मैं आपको फैक्ट बताता हूं। दरअसल जब हमारे देश में पेन इंट्रोड्यूस किया गया था, परमानेंट अकाउंट नंबर या आईटीआर वगैरह, रिटर्न भरो, मतलब बहुत पीछे चले जा रहे हैं, बहुत पहले चले जा रहे हैं। तो जिन लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता था, भाई जैसे आपके पिताजी का तो डेट ऑफ बर्थ पता होगा, लेकिन आप दादाजी से बात करें तो शायद वो कहेंगे डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट तो नहीं पता। आपकी बात कर रहा हूं, आपके जनरेशन की। मैं अपने जनरेशन में अगर चला जाऊं तो मेरी माता जी पूछता हूं डेट ऑफ बर्थ, कहती हैं वो पता नहीं। तो हमने खुद ही एक अंदाजा से कर दिया कि ये डेट ऑफ बर्थ है। ऐसे में डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल ही लिया गया। बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ उन्होंने 1 अप्रैल भर दिया फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। इसी वजह से कई लोगों के केस इसमें फंस गए थे और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा था। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको सर्कुलर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें आज जो डिस्कस करना है वो है स्पेशल इनकम। हमें जो आज डिस्कस करना है स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स रेट, स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स रेट। सबसे पहला स्पेशल इनकम है सेक्शन 115 बी। कौन कौन सी इनकम इसमें शामिल की गई है? लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, कार्ड गेम मतलब पत्ते, और कोई दूसरा गेम किसी भी तरीके का, और गैम्बलिंग और बैटिंग। यहां पर एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन कहां से ले आए सर आप? जरा हमको भी पढ़ाइए। बिल्कुल, अब हम इंटरप्रिटेशन वाले बुक में आ जाते हैं। इंटरप्रिटेशन वाले बुक में सिर्फ आपको मेरे साथ देखना है कि क्या लिखा होता है लॉ में और हम उसका अर्थ क्या निकालते हैं। सॉरी, देखिए इंटरप्रिटेशन वाले बुक में सेक्शन 115 में लिखा है, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड्स इनकम बाय वे ऑफ लॉटरी, winning from lottery, crossword puzzles, winning from race including horse race, और कार्ड गेम, winning from कार्ड गेम, और winning from, ये winning from मुझे बार बार लगाना पड़ेगा दोस्त, ध्यान रखिएगा। इंटरप्रिटेशन ऐसे ही होता है। ये बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम, तो ये विनिंग फ्रॉम हमें बार बार लगाना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब लिखा है विनिंग फ्रॉम एनी लॉटरी तो उसके बाद और लगाया हुआ है। क्या और के जगह सर कॉमा भी लग सकता था? जी हां, फिर हमें इंटरप्रिटेशन बार बार ऊपर से नहीं लेना होता। तो इंटरप्रिटेशन हमें बार बार ये लाइन बार बार जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि विनिंग फ्रॉम लॉटरी है और फिर से लेना पड़ेगा विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल है, और विनिंग फ्रॉम रेस है इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, और विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम है, और अब यहां पर लास्ट आखिरी शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसलिए लिखा कार्ड गेम और अदर गेम, ये उसके साथ कनेक्टेड है। कार्ड गेम और अदर गेम उसके साथ कनेक्टेड है। कार्ड गेम एंड अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट और फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, ये एक साथ जोड़ा जाएगा क्योंकि वो कनेक्टेड है। ये वाला जो और हम कंटिन्यूटी में लेकर चल रहे थे वो यहां वापस आ गया, फिर से लेना पड़ेगा हमें बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम बैटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, ये एक साथ कनेक्ट होगा, ये एक साथ कनेक्ट होगा। इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना होता है। यहां पर अगर
आप मुझसे नहीं भी सीखते इंटरप्रिटेशन तो भी आप सही ही अर्थ निकालते। ऐसा कुछ मैंने खास नहीं पढ़ा दिया कि सर कमाल हो गया, ऐसा कुछ कमाल नहीं हुआ। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे, एक सेक्शन आपको जल्दी ही मिलने वाला है सेट ऑफ चैप्टर में, सेक्शन 78, वहां पर इंटरप्रिटेशन अगर आपने जरा सा भी बदला, थोड़ा सा भी आप अगर ठीक से नहीं चले तो सब कुछ हड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम धीरे धीरे अभी से सीख रहे हैं चीजों को। चलिए, तो विनिंग फ्रॉम बहुत सारी चीजें हो गई। सर एक बीच में कुछ लिखा हुआ आपने छोड़ दिया। हाँ, मैंने छोड़ दिया। यहां लिखा है कि जो हॉर्स रेस हम आपको कह रहे हैं, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में इंगेज्ड है, उसका स्टड फॉर्म है, ऐसा समझिए स्टड फार्मिंग है, मतलब घुड़साल, घोड़े का अस्तबल। इस आदमी के पास घोड़े का अस्तबल है, ठीक है साहब। फिर इनके पास 15 घोड़े हैं, ठीक है साहब। फिर इनके घोड़े रेस में दौड़ते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और जब इनके घोड़े रेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पार्टिसिपेशन के लिए जैसे आईपीएल के खिलाड़ी होते हैं, जैसे दूसरे मैच के खिलाड़ी होते हैं, जो खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेगा उसको भी पैसा मिलेगा चाहे वो हारे या जीते, वैसे ही इनके घोड़े, समझ गए आप, पार्टिसिपेट करते हैं, हारे या जीते उनको पैसा मिलता है, घोड़े को, मतलब घोड़े के मालिक को। ये जो घोड़े के मालिक को पैसा मिल रहा है, ये पैसा यहां पर शामिल है 115 डबल बी में शामिल नहीं होगा। तो फिर ये कौन सी इनकम होगी? नॉर्मल इनकम। जब स्पेशल नहीं है तो नॉर्मल। हालांकि इस आदमी को आदत है घोड़े पे दाव लगाने की, तो जब इसका घोड़ा दौड़ता है तो अपने घोड़े पर भी ये दाव लगाता है और दूसरे के घोड़े पे भी दाव लगाता है और जीतता है कई बार। वो जो दाव वो जीत रहा है, चाहे वो अपने ही घोड़े के पार्टिसिपेशन पर दाव लगाएगा जब, तो वो जो दाव लगा के जीत रहा है, बैटिंग करके जीत रहा है, वो तो यहां आएगा, वो तो आएगा। इसीलिए है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नॉट बीइंग इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। तो OMRH हम वर्ड क्या यूज करेंगे? ओनिंग मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। OMRH की आमदनी यहां नहीं आएगी, वो आमदनी नॉर्मल इनकम मानी जाएगी। यहां लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, वेयर द टोटल इनकम इंक्लूड्स लॉटरी इनकम वगैरह 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 वगैरह। अब ये इतने लंबे चौड़े वगैरह वगैरह को हम एक नाम देंगे WRC। हम और आप कम्युनिकेट करने के लिए नाम देंगे WRC। हालांकि WRC का मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। विनिंग फ्रॉम रेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, लंबा चौड़ा नाम है, ये पूरा नाम है। तो हम कोड दे रहे हैं WRC ताकि हम बार बार समय ना खराब। Where the total income of SSE includes WRC, where the total income of SSE includes WRC, then इनकम टैक्स जो उसके ऊपर आएगा WRC पर, वो 30% आएगा। और WRC को छोड़कर जो बाकी इनकम है उस पर आपको जैसे निकालना है वैसे आएगा। ये नहीं कह रहा कि कैसे आएगा, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि मैंने सिर्फ WRC पर बता दिया, बाकी पर आप देख लीजिए। तो हमें सिर्फ इस लाइन से मतलब हमेशा होना चाहिए कि लॉटरी इनकम पर 30% टैक्स रेट आएगा। अगर मैं इसे यहां देखूं तो यहां पर है सेक्शन 115BB, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस। सर आपने तो कॉमा लगा दिया, हम इंटरप्रिटेशन बदल दें? ओ भाई, ये बुक आपके रिवीजन के लिए है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, यहां पर आप इंटरप्रिटेशंस के लॉ नहीं लगा सकते। अदरवाइज तो फिर ये बुक और उस बुक में फर्क क्या रह जाएगा? ये आम डिस्कशन के लिए, आम भाषा में है, काइंडली हल्के हाथ से उठाना है इसको, है ना। ऐसे स्ट्रॉन्ग उठा लेंगे कि कॉमा लगाया सर आपने, देख लेंगे हम, ऐसा नहीं कीजिएगा। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम और अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट फॉर्म और फ्रॉम गैम्बलिंग और बेटिंग। एक्सप्लेनेशन सर आप बार बार कह रहे हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे पास तो नहीं है। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है जब आप इंटरप्रिटेशन बुक में जाओगे और इंटरप्रिटेशन बुक के बेसिक कंसेप्ट में जाओगे। बेसिक कंसेप्ट में यहां वापस आ जाते हैं पहले। बेसिक कंसेप्ट में जब जाओगे तो वहां पर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 224 हमने डिस्कस किया था।
थोड़ा सा डिस्कस किया था, 224 आमदनी बताता है। उस आमदनी में ये आमदनी का जिक्र है और वहां एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि जो टीवी शोज हैं, केबीसी, डांस इंडिया डांस और बिग बॉस, मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो टीवी शोज हैं जहां पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है, उसकी आमदनी को भी इस जगह पर शामिल किया गया है और उसकी आमदनी पर टैक्स भी 30% आएगा। जब आप IFOS पढ़ोगे तो आपको वहां पर दिखाऊंगा लिखा हुआ, अभी नहीं, वहां दिखाऊंगा लिखा हुआ IFOS में कि सेक्शन 58 सबसेक्शन 4 कहता है कि लॉटरी इनकम पर, मैं सिर्फ लॉटरी बोलूंगा, आप समझ जाइएगा मैं पूरी बात कर रहा हूं, लॉटरी इनकम पर कोई भी खर्चा हम घटने नहीं देंगे, लॉटरी इनकम से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होने देंगे, लॉटरी इनकम से कभी भी हम आपको 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख की मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट लेने नहीं देंगे। तो लॉटरी इनकम सीधा समझ लीजिए, खर्चा तक नहीं घटने दे रहे, तो जितना आप जीत रहे हो उस पर सीधा टैक्स आ रहा है। अगर आप हार गए तो ये नुकसान भूल जाओ, और अगर आप जीत गए तो यहां तक कि जो पैसे आपने लगाए थे जुए में, आपने 5 लाख लगाया था, 9 लाख रुपए जीत गए, तो आप ये मत समझिएगा कि 4 लाख सरकार बात कर रही है। जो भी आप विन करते हो, जैसे लॉटरी आपने 5,000 रुपए की खरीदी और 2 करोड़ का इनाम आ गया, तो 2 करोड़ घटा में 5,000 बराबर योर नेट प्रॉफिट, इन सब चक्करों में मत पड़ो, कोई भी खर्चा नहीं घटेगा, जितना जीते उस पूरे पर टैक्स आ जाएगा। तो क्या ये सरकार जुल्म कर रही है? हाँ, लेकिन इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है कि आप अपनी आमदनी जुए वगैरह से ना कराएं, है ना, ये होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, IFOS में चार्ज के लिए 2 सेक्शन बनाए गए हैं, 56(1) और 56(2). 56(1) में लिखा हुआ है कि जो इनकम प्रीसीडिंग हेड्स में नहीं आएगा, यानी जो सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन और कैपिटल गेन नहीं है, वो IFOS है। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के लैंग्वेज को अगर आप देखें, 56 सबसेक्शन 1 के लैंग्वेज को, तो वो कहता है कि जो दूसरी इनकम नहीं है, 4 हेड्स में जो नहीं आ रहा है, वो IFOS है। लेकिन 56(2) को अगर देखें तो वो कहता है कि हम कुछ इनकम आपको बता के रख रहे हैं, इसमें हमको इफ बट नहीं चाहिए, ये IFOS है। ये अभी डिस्कशन क्यों किया सर आपने? बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, रेजिडुअल इनकम। ये रेजिडुअल इनकम वाली बात कहां लिखी गई है? 56 सबसेक्शन 1 में। लेकिन जब हम 56 सबसेक्शन 2 देखते हैं तो वहां कोई भी इफ और बट नहीं चलेगा, कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा। 56 सबसेक्शन 2 की जो लिस्ट है इनकम की, वो IFOS है, बस है। अब इतना जोर डालकर मैं क्यों बोल रहा हूं, आप देखना कुछ ही समय के बाद, नेक्स्ट क्लास में शायद, या आज की क्लास में पॉसिबल हो पाया तो आपको दिखाऊंगा कि डिविडेंड इनकम IFOS में जाएगा, चाहे आप शेयर ब्रोकर क्यों ना हो, शेयर ट्रेडर क्यों ना हो। हालांकि जब आप डिबेंचर के ट्रेडर हो, सिक्योरिटी के ट्रेडर हो, तो डिबेंचर की इनकम यानी ब्याज बिजनेस इनकम में कवर्ड होगी, लेकिन वहीं पर शेयर भी रखा है आपके पास डीमैट अकाउंट में, उसका डिविडेंड IFOS है। कोई पूछेगा क्या रीजन है इसका? कहना सिर्फ एक ही रीजन है, देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड दैट। एक ही रीजन है कि ये 56(2) ने कवर कर दिया, और 56(2) सबसे पहले कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ IFOS है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाइए। जबकि 56(1) बड़े प्यार और तहजीब से बात करता है, कहता है अगर कोई इनकम आप प्रीसीडिंग हेड में नहीं टैक्सेबल कर पाए, हमारे पास ले आइए। तो पहले प्रीसीडिंग हेड से देखिए, पूछिए, अगर उनको टैक्सेबल करना है तो देख ले, वो कर ले, हम नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ले आइए। लेकिन 56(2) बड़ा डेंजरस है, इसीलिए यहां पर लॉटरी इनकम कहां कवर्ड की गई है? 56(2) में। और इसके आगे जो क्लॉज है वो भी याद कर लें क्या?
नहीं 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 नहीं, नहीं इतना रिक्वायर्ड नहीं है, 56(2) काफी है। और ये रीड विद सेक्शन 224(9) ये इनकम के परिभाषा में है, इसको भी नहीं याद करेंगे तो चलेगा। सिर्फ याद रखना है आपको 56(2). कौन कौन सा सेक्शन याद रखना है सर? कॉपी और पेन बोला था ना रखने, तो उसमें रख के लिखो ना। 56(2) याद रखना है, 115(b) याद रखना है, और 58(4) याद रखना है। ये 3 सेक्शन आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखना पड़ेगा ये क्या कहता है। ठीक है, तो अगर कोई ये कहे कि मेरा जुआ खेलना पेशा है, आई एम द प्रोफेशनल गैमलर, तो मेरी इनकम प्लीज प्लीज पीजीबीपी में काउंट करो, तो जवाब है नो, नॉट पॉसिबल। रीजन 56(2) में लिखा हुआ है कि आप गैमलिंग से जो इनकम कमाएंगे वो IFOS है, कोई लॉजिक नहीं चलेगा इसके पीछे। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक मनी। देखिए साहब, हम स्पेशल इनकम पढ़ रहे हैं, तो ये इनकम चाहे इंडिविजुअल कमाए, चाहे HUF कमाए, चाहे पार्टनरशिप फर्म कमाए, चाहे कंपनी कमाए, चाहे AOP कमाए, चाहे BOI कमाए, चाहे विदेशी कंपनी, चाहे डोमेस्टिक कंपनी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे कोई भी कमाए, कोई भी कैटेगरी हो SSE की, अगर इनकम ब्लैक मनी है तो 60% टैक्स आएगा। ब्लैक मनी किसे कहते हैं, यह मुद्दा पेंडिंग रहेगा, और बहुत अच्छा मुद्दा है जो हमें पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। फाइनल लेवल पर अगर हम बात करेंगे कि फाइनल के लिए, तो फाइनल के लिए यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल लेवल पर हम पढ़ेंगे जरूर ब्लैक मनी किसे कहते हैं, पढ़ेंगे समय आने पर। अभी फिलहाल के लिए ब्लैक मनी किसे कहते हैं, जो सेक्शन, जो इनकम सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में लिखा हुआ है। फिर से सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। ब्लैक मनी किसे कहते हैं ये हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्लैक मनी किसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है 68, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट। लेकिन अभी के लिए, इस चैप्टर के लिए हम इसमें नहीं उलझेंगे, पढ़ेंगे उस समय डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि कोई भी अनडिस्क्लोज्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैश क्रेडिट, या कोई भी अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कैश क्रेडिट ब्लैक मनी माना जाएगा। यानी कोई मनी है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एसेट है, कोई एक्सपेंडिचर है, कोई खर्चा आपने किया और उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कहां से पैसे आए, सोर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए, या एक्सप्लेन तो किया बट इनकम टैक्स ऑफिसर के सेटिस्फैक्शन में नहीं आया, वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके एक्सप्लेनेशन से, तो ये ब्लैक मनी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका डिस्कशन हमें करना है, ये करेंगे डिस्कशन। तो ब्लैक मनी जो भी है वो कवर्ड है 68 से 69D तक। यहां फिर हम क्या पढ़ेंगे सर, यहां एक तो हमें ये सेक्शन याद करना पड़ेगा, 115BBE, एक तो ये याद करना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर ब्लैक मनी, ये हमारा ब्लैक मनी है ना। ठीक है, वापस आइए। ये हमारा ये इंटरप्रिटेशन बुक है, और इंटरप्रिटेशन बुक में यहां पर दिया हुआ है, देखिएगा ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी क्या कहता है इंटरप्रिटेशन बुक, वेयर द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम, रेफर, यहां पर सिर्फ रेफरेंस है, सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D एंड reflected in return of income furnished under 139। एक गजब की चीज है, मजाक नहीं है। ये जो सब बदला है ना, ये 2012 के बाद बदल गया। 2012 के बाद लोगों ने, 2012 से पहले लोगों ने इतना मजाक उड़ाया था
एक्ट का कि पूछिए ही मत। बताता हूं। पहले क्या था कि ब्लैक मनी जब पकड़ा जाता था तो उसे नॉर्मल इनकम की संज्ञा दी जाती थी, नॉर्मल इनकम काउंट करते थे और पेनल्टी बहुत लगाते थे उस पर। पहले क्या था नियम कि जब ब्लैक मनी पकड़ा जाता था तो उसे नॉर्मल इनकम मानते थे और पेनल्टी बहुत लगाते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्लैक मनी अगर किसी आदमी पर 20 लाख रुपए पकड़ा गया तो पहले तो 20 लाख पर आप टैक्स निकालिए नॉर्मल इनकम मानकर, तो स्लैब रेट लगाइए। नॉर्मल इनकम मानकर तो स्लैब रेट लगाइए, तो स्लैब रेट लगाकर टैक्स निकाला जाता था। अब जो वो टैक्स होता था, जो टैक्स होता था स्लैब रेट से, उस टैक्स का 3 गुना पेनल्टी होता था। ऐसे मान लीजिए अगर मैं 20 लाख रुपए पर टैक्स निकालता हूं 4 लाख रुपए, मान लीजिए एक रफली 4 लाख का टैक्स निकालता हूं, तो 4 लाख रुपए तो टैक्स आ गया, स्लैब रेट से निकाला है 20 लाख पे। सर तो 4 लाख कैसे आया? अरे एक रफली बोल रहा हूं यार, 4 लाख मान लो, 4 लाख रुपए टैक्स आया, तो ये तो टैक्स आया 4 लाख। अब इसका 3 गुना 12 लाख रुपए पेनल्टी लगता था, तो 4 तो ये हो गया और 12 लाख रुपए पेनल्टी हो गई। ऐसा हिसाब होता था, फिर ब्याज वगैरह भी लगता था। ये 2012 से पहले था। लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अच्छा, आपने सुना होगा कि कई लोग फर्जी रिटर्न भरते थे अपने घर में। कमाने वाला एक है और घर के 15 सदस्य हैं, 12 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, सबका आईटीआर फाइल होता था। आज भी हो रहा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं आज की सिचुएशन में क्या केस है। तो फर्जी रिटर्न फाइल किया जाता था पहले। घर के मतलब माता जी भी कमा रही हैं, माता जी भी कमा रही हैं, घर में पिताजी भी कमा रहे हैं। कमा कोई नहीं रहा है, कमा तो सिर्फ बेटा रहा है। माताजी, पिताजी, भाई, बहन, पत्नी, सबके आईटीआर फाइल होते थे। और कमाल की बात यह होती थी 2012 से पहले कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने छानबीन की कि भाई साहब ये माताजी की इनकम जो आपने दिखाई है 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ये कहां से आया है? इसमें तो लिखा हुआ है कि एक माताजी एक ब्यूटी पार्लर चला रही है, हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। कहां है ब्यूटी पार्लर? बेवकूफ तो नहीं बना रहे, ऑन पेपर तो नहीं है खाली काम। तो क्या होता था 2012 से पहले, एसएससी पहले ही हियरिंग में इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कबूल कर लेता था कि साहब हम झूठ बोल रहे थे, ये ब्लैक मनी है। और मुस्कुराता था, ये ब्लैक मनी, जो हो सकता है कर लो, जो हो सकता है अभी करता हूं। ब्लैक मनी तुम्हारा 3 लाख है, 4 लाख है, हाँ, और माता जी पर पहले हम टैक्स लगाएंगे 4 लाख पे, और जितना टैक्स आएगा उसका 3 गुना पेनल्टी लेंगे तुमसे। टैक्स तो निकालो पहले। 4 लाख पे माता जी की उम्र तो काफी लग रही है, 4 लाख पे टैक्स क्या आएगा? 0 आ रहा है, तो पेनल्टी 0 का 3 गुना, ये तो कुछ आया ही नहीं। यानी कोई भी आदमी जो झूठ बोल रहा है पकड़े जाने पर झगड़ा तक नहीं करता था, डिफेंस नहीं करता था, सीधा 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 हिसाब होता था कि ब्लैक मनी है, जो करना है कर लो, ब्लैक मनी है, जो करना है कर लो। अब 2012 में प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, ये तो हद हो गई, मजाक ऐसे उड़ाया जाता है। तब जाकर उन्होंने डाला कि ब्लैक मनी अब फ्लैट टैक्सेबल होगा, फ्लैट टैक्सेबल होगा, इस पे कोई स्लैब वगैरह के नहीं, ये स्पेशल इनकम में आएगा। और धीरे धीरे इस नियम को और भी सख्त किया गया। आज क्या सिनेरियो है वो सुन लीजिए। आज तो गजब का सिनेरियो है। अगर आप खुद अपने आईटीआर में, बहुत स्पेशल केस बताने जा रहा हूं, बहुत स्पेशल केस, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अगर किसी ने अपने रिटर्न में खुद से लिखा है कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, इट इज माय ब्लैक मनी, बट मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यानी कोई आदमी रिटर्न में शो कर रहा है कि उसने कहीं से पैसे कमाए, जितना पैसा कमाया वो पूरा बता रहा है, 15 लाख रुपए कमाया, वो 15 लाख बता रहा है, लेकिन वो सोर्स नहीं बताएगा क्योंकि ये रिश्वत से आया है। सोर्स बताएगा तो जिसने रिश्वत दिया है वो भी पकड़ा जाएगा, उसके पास कहां से आया वगैरह वगैरह, तो वो नहीं बताना चाहता, बस कहता है कि भैया हम तक रखो, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये पैसे अदर सोर्सेज की इनकम है 15 लाख।
इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है तूने रिटर्न में 15 लाख दिखा लिया, बड़ा ईमानदार है, कहां से पैसे आएगा, ये हम नहीं बताएंगे। अगर तुम ये नहीं बताओगे तो ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, ये माना जाएगा अनडिस्क्लोज्ड। क्या बकवास कर रहे हैं सर? आईटीआर में साफ साफ लिखा है, अनडिस्क्लोज कैसे मान लिया आपने? अनडिस्क्लोज का मतलब है जो डिस्क्लोज नहीं किया, किया तो डिस्क्लोज, आईटीआर में साफ लिखा हुआ है। ओ ठीक है, माय फॉल्ट, अनएक्सप्लेन्ड, माय फॉल्ट, अनएक्सप्लेन्ड। और अनएक्सप्लेन्ड माना जाएगा तो ब्लैक मनी स्टिल माना जाएगा। ये एसएससी कह रहा है चलो ठीक है जो भी है, टैक्स रेट थोड़ा सा हल्के हाथ से लगाना, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं भाई साहब जरा इंटरप्रिटेशनल देखिए, इंटरप्रिटेशन क्या है, इंटरप्रिटेशन बुक पे आइए, इंटरप्रिटेशन बुक पर आइए। इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर किसी की इनकम में ब्लैक मनी आ रहा है जो खुद रिफ्लेक्ट हो रहा है आईटीआर में, जो खुद रिफ्लेक्ट हो रहा है आईटीआर में, टैक्स रेट 60%। सर दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में लिखा है कि जो खुद नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है बट एओ डिटरमाइंड कर रहा है। तो आप अगर खुद बता दें ये मेरी ब्लैक मनी है तब भी, और एओ अगर पकड़ ले, डिटरमाइंड करे आपके असेसमेंट में कि ये ब्लैक मनी है, आप उसे ब्लैक नहीं बोल रहे थे, एओ डिटरमाइंड करे ये ब्लैक मनी है, तो भी बोथ केस में टैक्स रेट 60% ही लगेगा। ये तो सबसेक्शन 1 कहता है। सबसेक्शन 2 कहता है पूरे एक्ट में जो लिखा है उसको कूड़े में डालिए। इस भाषा का मतलब क्या होता है? पूरे एक्ट में जो लिखा है उसे कूड़े में डालिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्ट है यानी पूरा एक्ट कूड़े में चला गया। कोई भी डिडक्शन, कोई भी खर्चा, कोई भी अलावेंस, यानी सेट ऑफ एक अलावेंस माना जाता है। लॉस जब आप सेट ऑफ करते हो तो उसे हम अलावेंस कहते हैं कि आपने सेट ऑफ अलाउ कर दिया। कोई भी डिडक्शन, कोई भी खर्चा, कोई भी अलावेंस, कोई भी सेट ऑफ आपको नहीं मिलेगा इस ब्लैक मनी की इनकम से। ये इंटरप्रिटेशन था, ब्लैक मनी की इनकम से कोई भी खर्चा नहीं घटेगा। अगर मैं इसके क्रक्स में आऊं, अगर मैं अपने डायनेमिक बुक को देखूं तो यहां मैंने पूरा कवर कर दिया है। क्या कवर किया है जरा देखिएगा डायनेमिक बुक में, यहां मैंने कवर किया है। सर बुक हमको कब मिलेगी? ये सब बातें अभी मत कीजिए, बुक जैसी तैयार होगी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपको हर चैप्टर का पीडीएफ आप तक पहुंचाया जा रहा है टाइमली, प्रॉम्प्ट। आपको बस ये करना है कि वो पीडीएफ अपने मोबाइल पर रखकर रटिए, क्योंकि मैंने पहली क्लास में भी कहा था सक्सेस तभी होगा, सक्सेस तभी आप पाएंगे जब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, प्लस आप उसे अपने पास रख पाए, रिटेन। और वो रिटेन रखने के लिए आपको याद करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है कि ब्लैक मनी जो भी है, चाहे वो एसएससी रिटर्न में बता दे, चाहे एओ तय कर ले, बोथ केस में टैक्स रेट है 60%। टैक्स रेट है 60%। सबसेक्शन 2 के वजह से, ये आपको रेफरेंस में एग्जाम में लिखना पड़ेगा, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के वजह से ब्लैक मनी से ना कोई खर्चा घटेगा, ना कोई डिडक्शन मिलेगा, ना कोई खर्चा घटेगा, ना कोई डिडक्शन मिलेगा, ना कोई सेट ऑफ मिलेगा, और ना ही एमईएल मिलेगा। एमईएल मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है सर, यहां पर आपने कुछ सरचार्ज जैसी बातें भी लिखी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जब हम सरचार्ज को पढ़ेंगे फाइनेंस एक्ट से, फाइनेंस एक्ट में सरचार्ज का जिक्र है, इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। तो जब हम फाइनेंस एक्ट से पढ़ेंगे सरचार्ज, तो वहां पर एक बात तो साफ लिखी हुई है कि भैया कुछ भी हो, भैया कुछ भी हो, ब्लैक मनी पे जितना टैक्स है उस टैक्स का 25% सरचार्ज है। तो ये 25% किसका लगाया जाता है? टैक्स ऑन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी के ऊपर जो टैक्स है, जैसे ब्लैक मनी मान लीजिए कि 10 लाख है, तो 10 लाख पे टैक्स बना है 6 लाख। 6 लाख का 25% सरचार्ज लगे, और ये हमेशा लगेगा, ऑलवेज लगेगा। कोई यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लग कर रहेगा, लग कर रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यहां पर मैं 15 सेकंड के लिए आपसे पूछना चाहता हूं रुक के, कि क्या कोई अब तक
कि पढ़ाई में कोई परेशानी, कोई डाउट है तो पूछिए। यही क्यों रुके सर आप? क्योंकि अब जो होने वाला है वो एकदम से अब जो होने वाला है वो एकदम से हटके है, इसीलिए। चलिए बताइए, श्योर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर नोटिंग कराया करो इस वाले बैच में। हाँ जी विशाल भाई, इस वाले बैच में नोटिंग तो नहीं होगी, लेकिन आप जरूर नोट कर सकते हो। ये जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, इस नोट्स की नोटिंग आप कर सकते हो। सेम ये नोटिंग है, मतलब नोटिंग ही नोट्स है तो नोट्स ही नोटिंग आप कर सकते हो। लेकिन हम और बाकी स्टूडेंट इसे क्यों करेंगे? हम तो उसमें समय नहीं हटाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है कि सर नोटिंग करेंगे तो मजा आएगा, तो वाई नॉट। इसीलिए तो आपके हाथ में नोट्स दे दिया कि अब आप इससे आप अपने कॉपी की नोटिंग करो। यहां पर नोटिंग करके रुकने का क्या मतलब है? बताओ विशाल, ठीक है ना? अग्री हो मेरे से कि आप जरूर नोटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही वो नोटिंग है जो आपको सामने दिखा रहा हूं। बिल्कुल एग्जाम टाइम में मदद मिलती है, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। हम भी इसी पर यकीन अभी तक करते थे, आगे भी करेंगे। लेकिन ये आप या जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा वो इस नोट्स को जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी नोटिंग करेंगे आप। यही वो नोटिंग है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये नोट करना है, ये अग्री है तो बोलो मैं आगे चलूं। थैंक यू। सुनिएगा प्लीज। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे अब क्या है? आगे क्या है? आगे है कैपिटल गेन। आगे है कैपिटल गेन। बताइए तो, कैपिटल गेन आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप सहमत हैं इस बात से? अरे हाँ सर, इसमें भी क्या बात सहमत होना, समझ गए, आगे बढ़ो सर। गुड। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन सर 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 हमको जानना है कि लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, क्योंकि इसमें ना हम हमेशा इंटरमीडिएट में कंफ्यूज रहते थे कि वो 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स कब लेते हैं, वो थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है। बिल्कुल उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा, यहां भी किया जाएगा दूर। और कैपिटल गेन के चैप्टर में तो भाई साहब पहली ही क्लास में जबरदस्त तरीके से क्लियर किया जाएगा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पीरियड ऑफ होल्डिंग को कैसे देखना है। लेकिन इतना तो बता दो, कैपिटल गेन दो प्रकार के होते हैं कि नहीं? हाँ सर वो हम जानते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होते हैं, करेक्ट। शॉर्ट टर्म में दो टाइप है। शॉर्ट टर्म में दो टाइप है और लॉन्ग टर्म में हमने तीन टाइप बनाकर रखा है, तीन प्रकार बना के रखा है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में दो प्रकार हैं और लॉन्ग टर्म में तीन प्रकार हैं। शॉर्ट टर्म में है 111 ए और अदर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में है 112 ए, प्रोविजो 112 और 112। क्या मतलब सर? अभी मतलब डिस्कस कर लेते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। शॉर्ट टर्म दो प्रकार के हैं। सेक्शन 111 ए में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, और अदर। लॉन्ग टर्म तीन प्रकार के हैं। सेक्शन 112 ए में जो आता है लॉन्ग टर्म, 112 के प्रोविजो में जो आता है लॉन्ग टर्म, और जो मेन 112 सेक्शन में आता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, अब यहां से हम दो उठा रहे हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ये दो हिस्सा उठा रहे हैं एक साथ। मतलब हम उठा रहे हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। बहुत ध्यान से सुनने जैसा है, आपके एग्जाम में आना ही है। जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आने वाले 10 मिनट के अंदर, यह आना ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, सर आप कह रहे थे आना ही है, क्या कहां आया बताइएगा, जरूर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को पूछना ही चाहिए मेरे हिसाब से। अब नहीं पूछा मैटर अलग है, लेकिन पूछना चाहिए। सेक्शन 111A और 112A, 111A शॉर्ट टर्म के लिए और 112A लॉन्ग टर्म के लिए। ये दोनों एक साथ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये लिस्टेड इक्विटी, यानी वो इक्विटी शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सर ये क्या होता है, बता दूंगा सर, हमको थोड़ा बहुत पता है, मत जानो, मैं पूरा खुद पढ़ाऊंगा, जीरो से हीरो तक बनाऊंगा, लेकिन रुको अभी। लिस्टेड इक्विटी यानी इक्विटी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बताऊंगा, और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। सर ये तो सर बिल्कुल सर ये तो क्या, सर ये तो सर के ऊपर से निकल गया, बिजनेस ट्रस्ट। निकल जाने दे सर के ऊपर से, एग्जाम में तो आएगा बिजनेस ट्रस्ट का क्वेश्चन, और उस पर पूरी क्लास लगानी है हमें। बिजनेस ट्रस्ट पे एक से ज्यादा क्लास भी लग सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनल में, इंटर में नहीं है। ये दोनों बताऊंगा। क्या आपको पहला पता है कि इक्विटी शेयर जो लिस्टेड है? हाँ सर वो तो पता है। इक्विटी शेयर जो लिस्टेड है उसमें 12 महीने का पीरियड देखना होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 12 महीने का पीरियड देखना होता है, और बिजनेस ट्रस्ट में 36 महीने का पीरियड देखना होता है। बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट में अगर इस महीने से ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म आएगा, अगर इससे ज्यादा होल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म आएगा, और अगर हम 12 महीने या 36 महीने तक या उससे कम होल्ड करके रखेंगे तो शॉर्ट टर्म आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कवर्ड हो सकता है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में कवर्ड हो सकता है। हो सकता है क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि ये दोनों सेक्शन कवर्ड होने के लिए हमारे दो शर्तें हैं। पहले तो हमारे पास जो बेचने वाला एसेट हो वो ये होना चाहिए, इनमें से कोई जो एसेट बेचने वाला है वो ये होना चाहिए, और दूसरी बात कि आपने बेचते समय इसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो। आपने इसे बेचते समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हो। अगर इक्विटी शेयर की बात करें, लिस्टेड इक्विटी की बात करें, तो खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय आपको एसटीटी देना पड़ेगा। और अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की बात करें तो सिर्फ बेचते समय आपका एसटीटी लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने इसके ऊपर एसटीटी पे किया है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सर ये सब क्या होता है, कुछ बताओगे भी? अरे क्यों नहीं बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे साहब, बस आप सुनिए। तो आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अभी नहीं बताया, बताएंगे ना? बिजनेस ट्रस्ट नहीं बताया, बताएंगे ना? फिलहाल तो हम आपको याद करवा रहे हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट के सेल के समय हमें एसटीटी देना पड़ता है, और लिस्टेड इक्विटी के खरीदने और बेचते समय हमें एसटीटी देना पड़ता है। अगर हमने इन तीन में से कोई एसेट बेचा है और एसटीटी पे किया है, दोनों कंडीशन पूरे हो गए, तब लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन आया तो 112A लगेगा, शॉर्ट टर्म आया तो 111A लगेगा। लॉन्ग टर्म आया तो 112A, शॉर्ट टर्म आया तो 111A लगेगा। बस अभी तक इतना बताया। अब थोड़ा सा ऊपर एक लेयर डाल रहा हूं। क्या लेयर? सुनिएगा। आपके तरफ से क्वेश्चन उठा रहा हूं, सर एसटीटी देना क्या चॉइस है? मतलब हम नहीं भी दे सकते हैं क्या सर? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, एसटीटी तो लगता ही है, वो तो देना पड़ेगा। सर जब एसटीटी देना ही पड़ेगा और लगता ही है तो इसे शर्त में क्यों रख रहे हो? साइड करो ना सर,
सिर्फ ऐसा बोलो कि सर इन तीन में से कोई भी एसेट अगर बेचा तो सेक्शन 112A या 111A लगेगा, ऐसा बोलकर आगे बढ़ो ना सर। एसटीटी 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 इतना वजन क्यों डाल रहे हो? जब ये लगना ही है और कोई चॉइस नहीं है, हमें देना ही पड़ता है, तो फिर इसमें मतलब आप दिमाग क्यों लगा रहे हो? बताता हूं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दिमाग लगाने के लिए। मेरे पास रिलायंस के शेयर है, 10 शेयर है रिलायंस के, लिस्टेड शेयर है रिलायंस, आप भी जानते हैं। 10 शेयर है मेरे पास। जब भी मैं इसे बेचूंगा, हालांकि जब मैंने खरीदा था तो एसटीटी पे किया था, और ऐसा नहीं है कि मुझे फोन करके पूछा जाता है एसटीटी पे करना है आपको, बल्कि बताया भी नहीं जाता एसटीटी पे कर रहे हैं आप। सीधा सीधा जैसे हमने खरीदा तो हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा कटेगा उसमें एसटीटी मिला मुलू के सब कट जाता है, ब्रोकरेज एसटीटी सब, तो चॉइस नहीं होती हमारे पास। तो जब मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे तो एसटीटी तो लग गया। अब कंडीशन क्या है? बेचते समय भी एसटीटी देंगे तभी सेक्शन ये कवर्ड होगा। अब सोचिए कि मैंने अगर ये रिलायंस के शेयर आपको डायरेक्टली बात करके बेच दिया, आपको बेच दिया डायरेक्टली, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं बेचा, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट किया और आपको बेच दिया, अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर का स्लिप काटा और आपको पकड़ाया, आपने अपने डीमैट अकाउंट को इन्फॉर्म किया, मेरे शेयर मेरे डीमैट अकाउंट से निकल के आपके डीमैट अकाउंट में चले गए, हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसके तहत आपने मुझे पैसे दे दिए। ये जो प्राइवेट सेल अदर देन अपार्ट फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है, यहां पर एसटीटी अप्लीकेबल ही नहीं होता। एसटीटी अप्लीकेबल ही तब है जब स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे में तो सेल पर एसटीटी नहीं दिया। अब जो मेरा कैपिटल गेन आएगा रिलायंस पर, खरीदते समय दिया था, बेचते समय नहीं दिया, वो ना ही 112A में कवर्ड होगा ना ही 111A में कवर्ड होगा। सर वो कहां कवर्ड होगा? देख लेंगे। फिलहाल आप बात करें कि इस सेक्शन में आने के लिए एसटीटी का पे करना जरूरी है। ऑल्दो ये बात सत्य है कि 99.999999% में एसटीटी, आप पे कोई चॉइस नहीं है, आपको तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमने कहा था कि एसटीटी देंगे तभी ये सेक्शन लगेगा, अगर एसटीटी आपने नहीं दिया तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। एक और बात यहां डिस्कशन करना पड़ेगा हमें, जो फाइनल में आपको याद रखना पड़ेगा, इस पर हमें पूरा का पूरा एक चैप्टर तैयार करके दिया हुआ है जो कि टॉप 5 चैप्टर में आता है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉप 5 में आता है। आईएफएससी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के टॉप 5 में आता है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हैं इसके फाइनल में। आईएफएससी ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या है, कैसे बनता है, सारी बातें हैं, पूरे चैप्टर बना है, हम डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए ये एक एरिया है, हमारे देश का एक एरिया है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरिया होता है सेज, वैसे ही एक एरिया है। इस एरिया में जो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, यानी इस एरिया में जो स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है जहां पर सिर्फ फॉरेन करेंसी डील होता है, अगर यहां हम लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेचते हैं, खरीदते हैं, तो यहां एसटीटी का प्रावधान ही नहीं है, एसटीटी का प्रोविजन ही नहीं है, इसलिए बिना एसटीटी पे किए भी ये सेक्शन लग जाएगा। तभी तो कहा था 5 मिनट पहले, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद तो भाई साहब हीरो आ रहा है। ये हीरो ही तो है आपके सिलेबस के, 112A 111A। आप टेंशन मत लो, अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। लिस्टेड इक्विटी शेयर 12 महीने पीरियड देखना होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स 12 महीने पीरियड देखना होता है, और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट में 36 महीने का पीरियड देखना होता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर है सर। लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट है 10%, 1 लाख से ऊपर, यानी आपने अगर 90,000 का कैपिटल गेन दिखाया लॉन्ग टर्म तो टैक्स रेट, टैक्स है 0। 1 लाख कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, टैक्स है 0।
अगर 1.5 लाख कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो जो 50,000 एक्स्ट्रा है लाख रुपए से, उस 50,000 का 10% 5,000 आपका LTCG टैक्स आएगा 112A में। और अगर शॉर्ट टर्म होता तो 15% फिर पूरे पर लगता। अगर शॉर्ट टर्म है 1.5 लाख रुपए तो 1.5 लाख का 15% डायरेक्ट टैक्स लग जाता। अच्छा, 112A और 111A अप्लीकेबल होने के लिए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का पे करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करेंगे इक्विटी शेयर की, तो खरीदते और बेचते दोनों समय, और अगर हम बात करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की, तो सिर्फ बेचते समय STT का पे करना जरूरी है, तभी 112A 111A लगेगा। लेकिन अगर ये शेयर्स उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बेचे गए हैं, जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, तो वहां STT पे करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए बिना STT पे किए भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज अगर STT नहीं पे हुआ तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये सेक्शन कब लगेगा। अभी आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की परिभाषा नहीं बताई, अभी आपको बिजनेस ट्रस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज जो हमने यहां डिस्कस किया इस हीरो को, इसमें सिर्फ आपको मैंने 112A और 111A कब लगेगा बताया। 3 चीजों में से कुछ भी बेचने पर लगेगा। मैं दोहरा देता हूं, लिस्टेड इक्विटी 12 महीने के पीरियड से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखेंगे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने के पीरियड से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखेंगे, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट 36 महीने के पीरियड से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया तो सेक्शन 112A लॉन्ग टर्म के लिए और 111A शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन कंडीशन है STT का पे करना जरूरी है। कब? शेयर की बात करें तो खरीदते बेचते समय पे करना जरूरी है, और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट की बात करें तो बेचते वक्त STT पे करना जरूरी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जहां बिना STT पे किए भी सेक्शन 112A और 111A अप्लाई हो जाएगा, और वो एक्सेप्शन है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में जो लोकेटेड होते हैं रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसके माध्यम से जब ये बेचे जाते हैं। ये एक एरिया है जिसको सरकार ने प्रमोट किया है विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के लिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए। यहां पर सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होते हैं, तो यहां पर बैंक्स भी हैं बहुत सारे, यहां पर दूसरी फैसिलिटी भी है, और यहां पर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी है। लेकिन आप उसमें नहीं डील कर सकते, ये विदेशियों के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए। तो उनको यहां पर बुलाने के लिए, न्योता देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हमने STT के प्रोविजंस वहां हटा दिए हैं। तो विदाउट STT भी उन पर 112A और 111A की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है सर, तो अभी मैंने सिर्फ यही बताया। आगे इसके पेंडिंग है कि क्या है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, क्या है बिजनेस ट्रस्ट, और भी सारी चीजें। नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। सर आज कैलकुलेटर मंगवाया था आपने, कोई खास काम करवाया नहीं, लेकिन प्रॉमिस है कि कल खास ही खास काम होगा, क्योंकि कैलकुलेशन कल शुरू हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। आज तो आपको लगा होगा ना कि कुछ इनपुट गया है, यस और नो? जल्दी बोल दीजिए। क्यों पूछ रहे हो सर? वो इसलिए पूछ रहा हूं बेटा, क्योंकि जो इनपुट गया है ना उसे हजम करके आना कल। बच्चों की तरह पढ़ना, वो फाइनल के स्टूडेंट वाला लेवल लगा के नहीं आना, बच्चों की तरह याद करके आना। अगर अच्छा स्कोर करना है, अगर मिसाल कायम करना है बाकियों के लिए कि ये देखिए डायरेक्ट टैक्स के नंबर, आप कहते हो डायरेक्ट टैक्स बहुत वास्ट सिलेबस है, नंबर नहीं आ पाते, अगर उनके लिए मिसाल बनना हो तो आज से ही समझाना मेरा काम, याद करना आपका काम। तो याद प्रोविजन होने चाहिए, आज जो पढ़ा वो सब याद करके कल आना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।